गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्जापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग नीट जेईई के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको रोटेशनल मोशन के बारे में बात की थी, उसको पढ़ाया था। अब उस जो रोटेशनल मोशन है उस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सा होता है, और ये अपने आप में एक चैप्टर भी है, सेंटर ऑफ मास। पहले इसको कवर करते हैं। इसको कवर करने के बाद हम लोग उस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे समझिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और अ बॉडी इज पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। किसी भी बॉडी या पार्टिकल का जो सिस्टम होता है उसका सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को माना जाता है जहाँ पर उस बॉडी या उस पार्टिकल का जो सिस्टम होता है, उन पार्टिकल का जो सिस्टम होता है उसका टोटल मास वर्क करता हुआ माना जाए ना। जहाँ पर ऐसा हम लोग माने या फिर ऐसा लगे कि यहाँ कोई एक बॉडी है, इसका टोटल मास मान लीजिए यहाँ पर लग रहा है। टोटल मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, टोटल मास कहाँ एक्यूमुलेटेड है, कंसंट्रेटेड है यहाँ। तो हम लोग इस पॉइंट को मानेंगे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पर इंटायर मास ऑफ द सिस्टम सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पर इंटायर मास ऑफ द सिस्टम सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पर बॉडी का पूरा इंटायर मास जो है कंसंट्रेटेड होता है, वही पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ मास। एक पॉइंट यहाँ पर नोट के तौर पे आपको समझना है कि सेंटर ऑफ मास may lie outside the body। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का या किसी पार्टिकल्स के सिस्टम का उस पार्टिकल के सिस्टम से बाहर या बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कि बॉडी के अंदर ही कहीं नहीं, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उस बॉडी के बाहर भी आपका लाई कर सकता है, ठीक है। तो वही मैंने बोला, सेंटर ऑफ मास मे लाई आउटसाइड द बॉडी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करें तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब क्या भाई, सेंटर ऑफ मास। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ डायरेक्टली। अब फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पे चलते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। मैंने उस साइड में क्वेश्चन लिख रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, और सारे भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास COM लिखूंगा इसको ना। सेंटर ऑफ मास को शॉर्टकट में क्या लिखूंगा, COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है, ठीक, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिन से मान लो आपके तीन पॉइंट मास है इस तरीके से। एक M1 है, ठीक है, एक यहाँ पर मान लीजिए M2 है, और यहाँ पर एक M3 है, ठीक है। ओरिजिन से जो मास M1 है इसका पोजीशन वेक्टर आपका R1 वेक्टर है। ओरिजिन से मास जो आपका M2 है इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ओरिजिन से जो आपका मास M3 है उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R3 है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग लेते हैं, ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास देखें इस पूरे सिस्टम के, जो ये आपका पार्टिकल है ना, 3 पार्टिकल है, इन पार्टिकल का जो सिस्टम बना हुआ है, इस पूरे सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो उसको हम लोग लिखते हैं RCM। और ये होगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। इन तीनों जो आपका मास सिस्टम है, ठीक है, मास ये पार्टिकल्स हैं, ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, इससे बनने वाला जो एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो RCM पॉइंट पे होगा ना। पॉइंट वो RCM हम लोग कह रहे हैं उसको, ठीक है। और उसका जो वैल्यू आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे हो। चलिए, अब अगर हम किसी भी सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को देखना चाहे ना, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के भाई x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। x y प्लेन में ले रहे हैं, अगर जेड प्लेन भी ले रहे हैं, x y z तीनों प्लेन में ले रहे हैं, तो आपका z कोऑर्डिनेट भी होगा। तो अगर हम लोग इसका x कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। बस r की जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। अगर इसका y कोऑर्डिनेट हम देखें, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट देखें तो ये कितना हो जाएगा भाई, M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 डिवाइडेड बाई
M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो ये यहाँ पर जेट प्लेन भी होता तो जेट कोऑर्डिनेट जो इसका होता है जेट CM वो कितना हो जाता है M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो पहले तो आप लोग इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, सब लोग इस फॉर्मूले को लिखिए। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल्स के जो सिस्टम के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला यही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को याद करना बड़ा आसान है ना। इन फॉर्मूला को याद करना क्या है? बहुत ही आसान है। आप लोगों ने आशा करता हूँ कि फॉर्मूले को लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आया हुआ है CBSE AIPMT 2009 में। ठीक है, नीट जेईई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर। ये दो आपके मास दिए हैं, ये पार्टिकल दो दिए हैं। इस पार्टिकल के जो सिस्टम है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये आपका पहला मास है तो इसको हम लोग M1 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा मास तो M2 मान लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है तो इसको R1 वेक्टर कह लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर दिया तो इसको R2 वेक्टर कह लेते हैं। तो अगर इस सिस्टम का हमें आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो RCM क्या होता है? ये होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इस फॉर्मूले पे पुट करके और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी भी अगर स्टूडेंट का आंसर आया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए, प्लीज़ आप कमेंट करिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का आंसर आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बाकी लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है भाई? 1 kg, तो 1 इंटू R1 वेक्टर कितना है भाई? I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस M2 कितना है भाई? M2 देखो 3 kg है तो 3 इंटू, ठीक है, ये नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन है, उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा। R2 वेक्टर कितना है? माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 कितना है? 1 kg, M2 कितना है? 3 kg। M1 कितना है? 1 kg और M2 3 kg। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 माइनस 9i कैप, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो माइनस 6j कैप, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये 3k कैप आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, i को i के साथ लिखो तो i कैप माइनस 9i कैप, i कैप प्लस माइनस 9i कैप, तो ये घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 8i कैप, 2j माइनस 6j तो ये आ जाएगा माइनस 4j कैप। ठीक है, k प्लस 3k ये हो जाएगा 4k कैप डिवाइडेड बाई 4 4 से आप में सब में डिवाइड कर दो तो ये कितना बचेगा? माइनस 2i कैप, ये कितना बचेगा? माइनस j कैप, ये कितना बचेगा? प्लस k कैप। तो ये आएगा आपका RCM। तो इस सिस्टम का जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा? यही आपको बताना है। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है। अब देखो ये सिर्फ आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो जीरो होगा। एक्स एक्सिस पे ही आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो वही पूछ रहा है, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा, कितना दूर पर होगा, ये आपको बताना है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, तो एक्स सी एम इक्वल्स टू कितना होता है? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस एक्स एक्सिस पे जो आपका सेंटर ऑफ मास लाई करता है वो ओरिजिन से कितना दूर है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये आपका M1 है, इसको M1 सपोज कर लो, ये M2 है,
ये आपका m3 है, ठीक है। और x1 की वैल्यू 0 है, x2 आपकी 40 है, x3 कितना है 70 है, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करो आंसर निकाल लो, वैल्यूज पुट करो आंसर निकाल लो। m1 की वैल्यू कितना लिखो 300 मल्टीप्लाइड बाई x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना है 40 प्लस m3 कितना है भाई m3 400 मल्टीप्लाइड बाई x3 कितना है 70 डिवाइडेड बाई m1 कितना है भाई 300, m2 कितना है 500 और m3 कितना है 400, ठीक है 400। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो आप ये डबल जीरो है ना 100 से ऊपर नीचे भाग दे दोगे, 100 से ऊपर नीचे भाग दे तो यहाँ बचेगा 5 गुणे 40। ऊपर नीचे कितने से भाग दे रहे हैं 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं ना, 100 कट सकता है ऊपर नीचे, तो यहाँ बचेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 तो ये जाएगा 200 प्लस यहाँ बचेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 70 तो ये हो जाएगा 280, 7 चौक 28 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 3, ये 5, 5 3 8 और 8 4 12, ठीक है। ये आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12 तो 12 चौके 48, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, XCM कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल। 5 किलो वाला जो पार्टिकल है उससे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। अब देखो इसमें इसका कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह भी नहीं दिया ना, तो पोजीशन वेक्टर दिया है, बस आपको ये दिया है कि इन दोनों ये जो दोनों मास है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, और फिर पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा इस सिस्टम का वो 5 kg वाले पार्टिकल से कितना दूर होगा। अगर हम लोग मान ले कि 5 kg वाले पार्टिकल से मान लो x दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, कितने दूरी पर है x दूरी पर, तो चूंकि ये आपका मान लो x कोऑर्डिनेट पे ही है, y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, तो x, 0 इसका क्या हो जाएगा x, 0 क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0 हमने मान लिया कि 5 kg से x दूरी पर है और 5 kg को ओरिजिन मान लिया, तो ये 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। 5 kg को हमने क्या मान लिया कि ओरिजिन पर रखा है, तो ये 0, 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये आपका तब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 0 एक्स एक्सिस पे ही इसकी डिस्टेंस होगी, वाई कोऑर्डिनेट तो आपका 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x, 0 हो गया, 5 kg को 0 ओरिजिन पे मान लिया हमने, और 10 kg का फिर हो जाएगा 1, 0। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा तरीका और है जिसको हम लोग 2 मास सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले इस तरीके से कर लेते हैं फिर वो भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब x की वैल्यू ही निकालनी है, तो यही तो करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg से कितना डिस्टेंस पे x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये आपका m1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। हालांकि y तो आपका 0, तो y कोऑर्डिनेट तो आपका सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा 0 होगा, x कोऑर्डिनेट ही कुछ आएगा। ये m1 है, ये आपका m2 है। वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग x से cm निकाल लें, सेंटर ऑफ मास का x जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है भाई 5 kg, x1 कितना है, x1 देखो 0 है, x1 कितना है 0 है, प्लस m2 कितना है, m2 कितना है भाई, m2 है आपका 10 kg, m2 कितना है 10 kg, और x2 कितना है 1 है, x2 कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है 5 और m2 कितना है 10, तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई 15, और ये मीटर में आएगा, किस में आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। अब आपके क्वेश्चन में जो आया था ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक किसी साल आया हुआ है, और इसके जो ऑप्शन है मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, वो था 33 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और एक ऑप्शन और था कुछ मान लो 80 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन थे, A, B, C, D, आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो मीटर में है, अब ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए थे तो इसको लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये इससे कैंसिल, 5 से कैंसिल तो 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, इसको आप सॉल्व करोगे तो 66.66666 सेंटीमीटर आएगा, और इसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो 67 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम लोग और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को ये समझ में आया होगा बिल्कुल, ठीक है। अगर समझ में आया तो लिखो, कमेंट में लिखो यस सर ना।
अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस सर लिखो, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ें, सबके पास वीडियो पहुँचे। ठीक है, अब देखिए 2 मास सिस्टम के लिए एक और तरीका है, ठीक है, मेथड, या फिर लिख सकते हैं अनदर मेथड फॉर 2 मास सिस्टम। 2 मास सिस्टम, तो ये सिर्फ 2 मास सिस्टम के लिए अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ 2 मास सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। मान लो एक मास है m1 और एक मास है m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है मान लो वो r है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, r है, ठीक है। और इनका सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं इनके बीच में लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, जिसकी कि इस सेंटर ऑफ मास का m1 से जो डिस्टेंस है सपोज करो वो है r1, और सेंटर ऑफ मास का जो m2 से डिस्टेंस है सपोज करो वो है r2, सपोज करो वो डिस्टेंस r2 है। तो जो r1 की वैल्यू होती है, जो r1 की वैल्यू होती है वो होती है m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जो r1 की वैल्यू होती है वो होती है m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और जो r2 की वैल्यू होती है वो होती है m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप इसको डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो, और इसका यूज कर सकते हो। अब सेम चीज़ अगर इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते तो भी हमारा आंसर आ जाता, बस उसमें m1 की वैल्यू कितनी दी है 5 kg दी है, m2 की वैल्यू कितनी दी है 10 kg दी है, और r की वैल्यू कितनी दी है 1 मीटर दिया है, 1 मीटर दिया है। हमें चाहिए क्या था, हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहाँ से चाहिए था, 5 kg चाहिए था, तो 5 kg से कितना होगा भाई r1 होगा, r1 की वैल्यू निकाल दो, तो m2 का कितना वैल्यू है 10 kg, r की वैल्यू कितनी है 1 मीटर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब 5 और प्लस 10, तो ये आ जाएगा 10/15। इसको काट लोगे 5 से तो ये हो जाएगा 2/3 मीटर, कितना आ जाएगा 2/3 मीटर, सेंटीमीटर पर बदलोगे तो 200/3 सेंटीमीटर, और फिर से वही आंसर आ जाएगा 66.666 सेंटीमीटर, या अप्रॉक्सीमेटली इसको लिख सकते हो 67 सेंटीमीटर। तो 2 मास सिस्टम के लिए आप ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आए हुए, यहाँ तक बातें अगर आप लोग को समझ में आई हैं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग, चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड के, आप जो ये सिस्टम है, इन यूनिफॉर्म रॉड का ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से समझने आए, कोई भी अगर यूनिफॉर्म आपकी बॉडी होती है, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज़, फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज़, ठीक है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। तो कोई मान लो इस तरीके से रॉड है, कोई इस तरीके से रॉड है, और ये रॉड सिमेट्रिकल है, ये रॉड क्या है, सिमेट्रिकल रॉड है, ये सिमेट्रिकल रॉड है, और इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, दैट इज L/2 डिस्टेंस पे होगा, दैट इज L/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ होगा तो उसके, जैसे मान लो कोई एक लेमिना है, कोई आपकी लेमिना है, ठीक है, एक सिमेट्रिकल आपका ट्रायंगल है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब सिमेट्रिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इनके मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा, इनके मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा। यही आपका देखो, जो आपका ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है, जो मीडियन होता है, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट, और वही ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए ये बात होती है। अच्छा, ये बात हमने समझ ली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अगर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो इसके मिड पॉइंट पे होगा, मतलब L/2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस L है तो ये L/2 डिस्टेंस पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा, L/2, x में कितना आ गया x/2, और y में तो 0 है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखें, इस वाली रॉड का देखें जिसका 2L लेंथ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक मिड में होगा, बीच में होगा, मतलब L डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से L डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, L,0, क्योंकि x में तो 0,L, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका कितना है 0 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, ये डिस्टेंस L है। ठीक है,
तो y कोऑर्डिनेट इसका l है, तो 0, l इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास इस वाले रॉड का, और इस रॉड का हो जाएगा l/2, 0, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि l जो रॉड है, l लेंथ की रॉड है, इसका जो मास है, इसका मास जो है m है, इसका मास कितना है m, तो जो 2l वाला मास, जो 2l लेंथ वाला जो रॉड है, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा आपका 2m, इसका मास कितना हो जाएगा 2m। तो मतलब अगर इसको m1 कहे तो m1 की वैल्यू कैपिटल M और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2m हो जाएगी। ठीक है भाई, l लेंथ के लिए अगर m मास है तो 2l लेंथ के लिए मास भी दुगना हो जाएगा, 2m मास हो जाएगा। ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया। अब अगर हम लोग को निकालना है पूरे के पूरे सिस्टम का, रॉड का जो ये सिस्टम है, दोनों रॉड का जो सिस्टम है, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्सियम m1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, रखो वैल्यू भाई, m1 कितना है, हमने सपोज किया है m, कैपिटल M, इंटू x1 कितना है बताओ। देखो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो x1 कितना है l/2, x1 कितना है l/2, ठीक है, प्लस m2 कितना है भाई 2m है, 2m मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना है, x2 कितना है 0 है, x2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है m, m2 कितना है 2m। सॉल्व कर लो तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ml/2 होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये l बाई और 2 नीचे चला जाए तो l/6 हो जाएगा, l/6 हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन, हाँ ठीक है, चलो आगे भी अभी और चेक करना पड़ेगा कि हमें YCM भी निकालना होगा। तो YCM कितना हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग। m1 की वैल्यू कितनी है कैपिटल M, y1 की वैल्यू कितनी है भाई 0, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है कैपिटल 2m मल्टीप्लाइड बाई y2 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो y2 की वैल्यू देखो l है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो कैपिटल M प्लस 2m, कैपिटल M प्लस 2m। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2ml डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 3m, m से m कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2l/3। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा l/6 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2l/3। कौन सा ऑप्शन होगा l/6, 2l/3, l/6, 2l/3। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर, देखो ऐसे ये आइडेंटिकल सब ना, छोटा बड़ा आपको भले से डायग्राम में लग रहा हो लेकिन सभी आइडेंटिकल है और सबकी रेडियस इक्वल है। ठीक है, आर टचिंग ईच अदर, इस तरीके से रखा गया है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, सच दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन सेंटर्स ऑफ 3 बॉल्स आर ज्वाइन। अगर इन तीनों बॉल के सेंटर को ज्वाइन करो तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, जैसा कि बनाया गया डायग्राम में, जैसा कि डायग्राम में बनाया गया। दिखा दूं, देख पा रहे हो अपना, देखो ये है, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको बताना है द सेंटर ऑफ मास, सी मतलब सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड एट, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहाँ लोकेट करेगा, कहाँ पर होगा। तो देखो इस तरीके की बात है आपकी, एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ठीक है, मतलब एक बॉल है, ये आपका फिर दूसरा बॉल इस तरीके से, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे, और एक तीसरा बॉल इन दोनों को टच कर रहा है इससे, इनके सेंटर्स को अगर हम मिला रहे हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, इनके सेंटर्स को मिला रहे हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखो ये आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है तो सिमेट्रिकल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। तो इन तीनों पॉइंट कैसे बन रहा है, क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो इस ट्रायंगल का, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। और मीडियंस क्या होते हैं भाई बताओ, मीडियन क्या होता है, कोई ट्रायंगल है उसका मीडियन क्या होता है,
किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट, किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट जो आपकी साइड होती है, साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। उसे हम क्या करते हैं? मीडियन। तो ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इनके जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसी पर मिलेगा आपको सेंटर ऑफ मास, उसी पर मिलेगा सेंटर ऑफ मास। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? द सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल, किसी एक बॉल के सेंटर पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बात क्या है? गलत है, ये गलत है। ऑप्शन बी क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी टू बॉल्स, दो बॉल के सेंटर को लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं उस लाइन पर सेंटर ऑफ मास होगा, ये भी गलत है। तीसरा देखो सी ऑप्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, देखो ये मीडियंस ही हैं और मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। ये करेक्ट है, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखने चल रहे हैं लेमिना के लिए, लेमिना के लिए आपका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं। लेमिना के लिए, लेमिना मतलब क्या होता है? शीट। लेमिना मतलब क्या होता है? शीट या प्लेट कह लो ना, 2D शीट या प्लेट को हम लोग लेमिना कहते हैं, लेमिना कहते हैं। इसकी थिकनेस हम लोग लगभग 0 मानते हैं, इसकी थिकनेस कितना मानते हैं? लगभग 0 मानते हैं ना। और लेमिना का थिकनेस हो भी सकता है, लेकिन हम लोग जो भी पढ़ने चल रहे हैं 2D शेप में लेने चल रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर लेमिना टाइप 2D with uniform negligible thickness, uniform negligible thickness, ठीक है। तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास देखने चल रहे हैं। अब लेमिना है तो इसका एरिया होगा, लेमिना है तो इसका एरिया होगा भाई, प्लेट या शीट का एरिया नहीं होगा। जैसे मान लो कोई एक रेक्टेंगुलर या आपका स्क्वायर प्लेट है तो उसका आपका एरिया होता है, तो उसी एरिया के लिए हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है। उसी एरिया के लिए हम लोग देखने चल रहे हैं। सपोज करो कि मान लो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लो r1 वेक्टर डिस्टेंस पर एक एरिया है, एक लेमिना है, उसका एरिया है a1, ठीक है। कोई r2 वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर पे एक आपका दूसरा लेमिना है जिसका एरिया है a2, और एक r3 वेक्टर है, इससे डिस्टेंस पे एक आपका, ठीक है, r3 वेक्टर पे जो आपका लेमिना है इसका एरिया है मान लीजिए a3, इसका एरिया क्या है? a3। ये लेमिना के एरिया है, लेमिना का क्या है? एरिया है। तो अगर हम लोग को इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है, इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताना है, इस सिस्टम का अगर हमें सेंटर ऑफ मास बताना है तो वो हो जाएगा a1 r1 वेक्टर प्लस a2 r2 वेक्टर प्लस a3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3। आप देख पा रहे हो बस क्या रिप्लेस हुआ है? मास से रिप्लेस हो गया, मास से क्या रिप्लेस हो गया? एरिया। एरिया रिप्लेस कर दिया किसको? मास को। तो बस सेम फॉर्मूला है, बस एरिया की जगह क्या, मास की जगह क्या करना है? एरिया करना है। अब इसका अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो सिमिलरली आप कर सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप लिख सकते हो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। सपोज करो अगर x कोऑर्डिनेट भी रहता, सॉरी z कोऑर्डिनेट भी रहता, ठीक है, z एक्सिस भी रहता, तो z कोऑर्डिनेट आप लिख सकते थे a1 z1 प्लस a2 z2 प्लस a3 z3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। ये लिख सकते थे आप, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। मतलब जब भी लेमिना होगा, जब भी आपका एरिया वाला शीट होगा ना, प्लेट होगा कोई जिसका एरिया होगा और फिर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए, मतलब सॉरी लिख लीजिए इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं इस पर, फिर इस पर एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के दिन का ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड, देखो ये एल शेप आपको इसे दिख रहा है ना, एल शेप्ड लेमिना। इस लेमिना जो आपका ये एल शेप्ड यूनिफॉर्म लेमिना है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है। हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर इस लेमिना को देखो, इस वाले पोर्शन को देखो, इस वाले पोर्शन को देखो, अगर हम लोग इसका एरिया a1 कहें, इसका एरिया क्या कहें? a1 कहें, और इसका सेंटर हम लोग मानते हैं, देखो ये यूनिफॉर्म लेमिना है,
यूनिफॉर्म लेमना है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका सेंटर हम लोग C1 कह लेते हैं और इसका एरिया A1 कह लेते हैं। इसका सेंटर हम लोग C2 कह लेते हैं और इसका एरिया A2 कह लेते हैं। ये सेंटर हो जाएगा, ये एक सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर लिख देता हूँ, A1 इसका एरिया, इसका A2 एरिया, ठीक है। अगर A1 निकालना हो, A1 एरिया पहले का निकालना हो तो निकाल सकते हैं। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ देखो इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 मीटर इतना है, 1 मीटर इतना, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। तो A1 एरिया कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ A2 ये निकाले हम लोग तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ देखो, तो ये देखो आप समझो इस बात को, ये टोटल 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 है और ये डिस्टेंस देखो टोटल 2 मीटर है, ये डिस्टेंस टोटल 2 मीटर है और ये 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 मीटर ये डिस्टेंस आएगा। तो 1 क्रॉस 1 इसका एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो A1 A2 हम लोग निकाल लिए। अब इनके सेंटर ऑफ मास के दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखो जो C1 का कोऑर्डिनेट होगा, C1 का देखो x में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x में कितना है, टोटल ये आपका 2 मीटर है, टोटल 2 मीटर है, तो ये आधे पर है, तो मतलब इसका 1 मीटर इसका x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट कितना ऊपर जाएगा, देखो टोटल ये डिस्टेंस 1 मीटर है, टोटल ये वाली डिस्टेंस देखो टोटल 1 मीटर है और इसके हाफ, इसके आधे पर ये है, तो ये 1 का हाफ कितना 0.5, तो 0.5 पे ये हो जाएगा। तो 1,0.5 C1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0.5 ये C1 का कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब ये x1 y1 आ गया। अगर C2 का कोऑर्डिनेट देखो आप, C2 का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, तो ये देखो आप x में कितना डिस्टेंस क्या होगा, देखो टोटल ये डिस्टेंस 1 मीटर है, लेकिन ये हाफ ही, आधा ही डिस्टेंस गया, तो आधा कितना हो जाएगा 0.5, आधा कितना हो जाएगा 0.5, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0.5। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो इतना डिस्टेंस तो 1 मीटर गया, इतना डिस्टेंस 1 मीटर और ये 1 मीटर का आधा और गया, तो ये कितना चला गया 1.5 मीटर। तो C2 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0.5, 1.5 ये हो जाएगा आपका x2 y2। अब हम लोग सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, पूरे के पूरे यूनिफॉर्म एल शेप लेमना का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा XCM वो कितना हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 सॉल्व कर लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू देखो 1 है, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी भाई देखो x2 की वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाई A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2.5 डिवाइडेड बाई 3 होगा। 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हो, तो 5/2, 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये XCM आ गया। YCM निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। A1 कितना है भाई 2, y1 कितना है देखो y1 0.5 प्लस A2 कितना है भाई A2 है 1, y2 कितना है भाई देखो y2 1.5 डिवाइडेड बाई A1 कितना है 2 और A2 कितना है 1, सॉल्व कर लो। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3, 2.5 को लिख सकते हो 5/2, तो 5/2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, तो 5 आपका XCM कितना आ गया 5/6 और YCM भी कितना आ गया 5/6, तो 5/6, ऑप्शन डी सही होगा। हालांकि आप x निकालते ही बता सकते थे कि x कोऑर्डिनेट आपका 5/6 एक ही यही है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग लगा लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को समझेंगे और फॉर्मूला के बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा गया, कई बार आया है, रिपीटेड कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास
डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो कि आपका ये एक्स वाई जेड स्पेस है ना, एक्स वाई जेड प्लेन है, और किसी प्लेन में एक कोई बॉडी है, ऐसे इस तरीके से एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और इस बॉडी में, इस बॉडी का कोई dm मास है। कितना मास? dm मास, dm मास, छोटा सा, बहुत थोड़ा सा मास, dm मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है? r वेक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो इसका सेंटर ऑफ मास RCM होगा वो होता है इंटीग्रेशन dmr डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन dmr डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो एक्स वाई वाला भी आपका याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो एक्स वाई वाला भी याद हो जाएगा। एक्स वाले में क्या करना है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का? dmx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रेशन dmy डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? जेड कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन dmz डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, ठीक है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, आर सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन dmr डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करके उस चीज़ को निकालते हो, इंटीग्रेशन करके उस चीज़ को निकालते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहा आपका, ये फॉर्मूला रहा। अब इस पर एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उस पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो आज का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऐसे लीनियर मास डेंसिटी ना, लीनियर मास डेंसिटी लेमडा इक्वल्स टू दिया है, मान लीजिए अल्फा एक्स या ए एक्स, ठीक है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस तरीके से आपका ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी रॉड के लिए या किसी चीज़ के लिए दिया है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। ये एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू एल लेंथ के लिए, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, ये गिवन है। और फिर आपको पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। 4 ऑप्शन भी दिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन एक्स इक्वल्स टू l/2, दूसरा ऑप्शन एक्स इक्वल्स टू l/3, तीसरा ऑप्शन एक्स इक्वल्स टू 2l/3 और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 3l/2, एक्स इक्वल टू 3l/2। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो लीनियर मास डेंसिटी जिसको ना समझ में आ रही हो तो पहले तो लीनियर मास डेंसिटी ही जान लो कि लीनियर मास डेंसिटी होती क्या है। लीनियर मास डेंसिटी होती क्या है पहले तो यही जान लो। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। ये गिवन है लेमडा इक्वल्स टू अल्फा एक्स, जहाँ पे अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये समझो आप जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ोगे, इसका मास क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसका मास क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। देखो x के साथ वेरी भी कर रहा है। अगर x की वैल्यू आप 0 रख दो तो x बराबर 0 पर ये इसका मास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x की वैल्यू मान लीजिए l/2 रख दो तो ये आ जाएगा l/2 इंटू अल्फा, ठीक है। x की वैल्यू l रख दो तो l इंटू अल्फा आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप इसके लेंथ के लॉन्ग आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे इसका मास बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ पे मास सबसे कम और यहाँ पर मास सबसे ज़्यादा। मास मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है आप यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम लोग क्या करें कि ये जो आपका मान लो ये दिया हुआ है इस तरीके से रॉड, ठीक है, हम लोग इसके कुछ दूर पर यहाँ से मान लो x डिस्टेंस की दूरी पर, कितने डिस्टेंस की दूरी पर? x डिस्टेंस की दूरी पर
डीएम मास का और इसका डीएक्स थिकनेस का एक हमने मान लो आपका क्या ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है। डीएम मास का डीएक्स डिस्टेंस का एक्स डिस्टेंस पे एक हमने क्या ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया। अब अगर हम लोग लिखना चाहें, मतलब इसका जो dx लेंथ के लिए इसका मास कितना है, dx लेंथ का मास कितना है, dm है, तो इसका जो लेमडा होगा, लीनियर मास डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो मास कितना होगा dm और लेंथ कितना है dx है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dm बराबर लेमडा dx। तो हर जगह ये तो आपका यूज करना ही है, जहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी दिया होता है तो dm बराबर क्या हो जाता है, लेमडा dx हो जाता है। अब देखो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट तो इसमें होना ही नहीं, तो हम लोग xcm निकाल लें, हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल लें, xcm निकाल लें, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dmx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। होता है कि नहीं, रख दो वैल्यू भाई, इंटीग्रेशन dm की वैल्यू रखो लेमडा dx इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dm की वैल्यू रखो लेमडा dx, ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू रख दो भाई, लेमडा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू एक्स रख दो, तो अल्फा इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स ये वाला डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन लेमडा की वैल्यू रख दो अल्फा एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, अल्फा एक्स डी एक्स हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा बाहर हो जाएगी, कांस्टेंट है तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई इसका भी अल्फा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या लगा दे, लिमिट लगा ले, लिमिट कहाँ से होगा, जीरो से लेके एल तक, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एल तक। अब सॉल्व कर लो इसको, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट क्या हो गया, जीरो से एल तक। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लिमिट क्या होगा, जीरो से एल तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, अपर लिमिट से ही वैल्यू आएगी एल क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट से जीरो हो जाएगी, अपर लिमिट से वैल्यू आएगी एल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट से तो जीरो आ जाएगी, ठीक है। एल क्यूब एल स्क्वायर कटेंगे तो बचेगा ऊपर एल, ठीक है, ये 3 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया और ये 3 नीचे चला आएगा, तो कितना जाएगा 2l बाई 3। तो XCM मतलब सेंटर ऑफ मास कितने दूर पर होगा, 2l बाई 3 डिस्टेंस पे होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा, 2l बाई 3 डिस्टेंस पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास को, इसके बारे में और भी हमें बातें करनी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।